हो गया। फरवरी फरवरी नाम का संबंध रोम की एक देवी फेब्रुएरिया नमस्कार, मैं प्रशांत आगरे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है प्राइम टाइम में। और इस वक्त हमारा विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है अगाड़ी में बिगाड़ी। जी हाँ, ये अगाड़ी में बिगाड़ी इसके लिए क्योंकि दशक से भी आगे 3 टर्म तक कांग्रेस एनसीपी की सत्ता राज्य में रही है। बावजूद इसके अमूमन हमेशा से ये देखा गया है जब भी इलेक्शन आए, चाहे फिर वो नगर पालिका का चुनाव हो या फिर एमएलए का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव, हमेशा से चुनाव के ठीक पहले दोनों पार्टियों के खेमे में इस तरह से एक हवा बन जाता है कि मानो जैसे दोनों एकला चलो की भूमिका लेते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये हो जाता है कि दोनों नरम हो जाते हैं। क्या फिर ये सिर्फ सियासी खेल है? क्या ये एक पॉलिटिकल स्टंट है कि दोनों पार्टियां ठीक चुनाव से पहले अपनी अपनी टर्म्स कंडीशंस रखती है और ये हवा हो जाता है कि बॉस क्या ये लोग साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे? फिर राजनीतिक बिसात शुरू हो जाती है, बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का इसमें हस्तक्षेप होता है, फिर मामले को बड़े आराम से सुलझा लिया जाता है। लेकिन क्या 16वीं लोकसभा के चुनाव के बाद अब कांग्रेस और एनसीपी को महाराष्ट्र में अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, या फिर जिस प्रकार से जो अटकलें चल रही है कि एनसीपी खेमा चाहता है कि लोकसभा में उनको 4 सीटें मिली है, कांग्रेस खेमे में से महज 2 सीटें हैं, एनसीपी ये चाहती है कि वो 144 सीटें यानी जो विधानसभा का जो चुनाव है जिसके मद्देनजर 288 सीटें हैं जिसके ऊपर चुनाव लड़ना है, ऐसे में एनसीपी चाहती है कि बॉस आप हमें 144 सीट दे दीजिए और दोनों 50-50% ऑफ मार्जिन के ऊपर चुनाव लड़ते हैं। क्या ये मुमकिन है या नहीं? इसी पर हमारी ये विशेष पेशकश है और हमारे विशेष मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले उनका तारुफ करवाता हूँ। हमारे साथ में सत्यकांत तिवारी जी, जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस शो में शामिल है। सबसे पहले आपका स्वागत है सत्यकांत जी। और दूसरी तरफ हमारे साथ चंद्रेश दुबे जी है, जो कि कांग्रेस पार्टी की ओर से इस चर्चा में शामिल है। शुरुआत करूंगा मैं सत्यकांत तिवारी जी आपके साथ में। ऐसी क्या वजह आन पड़ी है कि एनसीपी चाहता है कि 4 सीटों की बदौलत जो कुछ 16वीं लोकसभा में नरेंद्र मोदी की हवा से हुआ वो ना हो? इसीलिए क्या सीटें ज़्यादा मांगी जा रही है या थोड़ा सा दिल में डर है कि वापस अगर कांग्रेस के साथ अगर लड़ते चुनाव तो वही हाल ना हो जो 16वीं लोकसभा चुनाव में हुआ था आपका? नहीं, ऐसी कोई बातें नहीं है। कार्यकर्ताओं की अपेक्षाएं और कार्यकर्ता जो मेहनत करते हैं, तो कार्यकर्ता अपनी रिपोर्ट यानी वार्ड अध्यक्ष से तालुका अध्यक्ष से जिला अध्यक्ष से मुंबई अध्यक्ष, ऐसे हमारे सारे संगठन के वार्ड के पदाधिकारी, तालुका के पदाधिकारी, मुंबई के पदाधिकारी, सारे लोग मिल करके हमारे सीनियर लीडर लोगों के पास रिपोर्ट पहुंचाते हैं कि सर हम ये सीट लड़ेंगे तो जीतेंगे, ये सीट लड़ेंगे तो जीतेंगे। तो ऐसी सारी कार्यकर्ताओं की भावना को देख करके बड़े लीडर को भी फैसला लेना पड़ता है और पार्टियां कार्यकर्ताओं के बलबूते पे ही रहती। तो कार्यकर्ताओं की भावना को जरूर देखना है और लीडर भी चाहते हैं कि कार्यकर्ता जो कहते हैं उन पे सुना जाए। जी, लेकिन यहाँ पर चंद्रेश दुबे जी आपसे जानने की कोशिश करूंगा। सत्यकांत तिवारी जो कह रहे हैं कि उनकी पार्टी के अंदर जो कार्यकर्ता कह रहे हैं उसी को थोड़ा सा तवज्जो दिया जा रहा है, उनके लीडरशिप जो भी अध्यक्ष है, चाहे फिर शरद पवार हो या फिर अजित पवार हो या छगन भुजबल साहब हो। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या कांग्रेस खेमे में खुद जो एक असहमति नज़र आ रही है, जो विधायक जो कांग्रेस के हैं वो खुद पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट में है, क्योंकि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें वो देरी कर रहे हैं, यानी कांग्रेस खेमा खुद नाराज़ है अपने ही मुख्यमंत्री से। ऐसे में लाजमी है यदि अगर आपका सहयोगी दल भी अगर नाराज़ होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे ख्याल से फिर इस चीज़ को कांग्रेस किस हिसाब से हैंडल करेगी? देखिए, जहाँ तक रही बात एनसीपी के हमारे मित्र पक्ष के, तो वो एक हमारे परिवार के सदस्य की तरह है और परिवार के अंदर ही लोग अपनी बातों को रखते हैं और उसमें तकरार या आप ये कह सके कि मनमुटाव होता है
मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं कि जिस तरीके से एनसीपी ने पिछले 15 सालों से इस महाराष्ट्र के अंदर सांप्रदायिक ताकतों को दूर रखने के लिए हमारा साथ दिया, उसी तरीके से आने वाले विधानसभा में भी धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हमारा साथ देगी। हम इससे पूरी तरीके से वाकिफ हैं और आने वाले विधानसभा में हम पूरे जोश के साथ, जिस तरीके से हमने पिछले लोकसभा चुनाव में हार देखी है, उनकी कमियों को पूरा करते हुए हम चाहते हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पिछले 15 सालों से जो अपना साथ हमें देते आ रही है वो इस आने वाले विधानसभा चुनाव में भी दे, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता कभी ऐसी ताकतों को आने नहीं देना चाहती। वे आके अपने सांप्रदायिकता को फैलाएं, अपने कट्टरता को अपने प्रांत के नाम पे, जात के नाम पे, धर्म के नाम पर लोगों के बीच में भेदभाव करने वाली शक्तियों को इस महाराष्ट्र के अंदर आने दे। इसी मुद्दे को लेकर एनसीपी ने हमारा साथ दिया था पिछले 15 वर्ष पहले। और सीट शेयरिंग की जहां तक रही बात, आने वाले विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर आप देखेंगे सर कि जो राष्ट्रीय हमारा नेतृत्व है वो निर्णय लेता है कि कितने सीटों पर कांग्रेस पार्टी को लड़ना है और कितने सीटों पर एनसीपी को लड़ना है। जी, लेकिन यहाँ पर सत्यकांत तिवारी जी, सीधा साधा सवाल है, क्या एनसीपी की तरफ से कांग्रेस के साथ के जो रिश्ते हैं ये मनमुटाव है, मनभेद है या मतभेद है? देखो, यहाँ कोई मतभेद या मनमुटाव या कोई ऐसी कोई बातें नहीं हैं जी। सिर्फ और सिर्फ आप जो कह रहे हैं, मैं कुछ चीज़ों से, इनकी बातों से सहमत नहीं हूँ। जी। कोई सांप्रदायिक कोई चीज़ों को नहीं है। जो लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट आया है, जी। जनता कुछ कारणों से, यानी महंगाई के कारणों से या कुछ बातों से या कुछ बड़े बड़े वादे किए गए हैं और बड़ी बड़ी भावनाएं से उनको जनता के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, इससे जनता गुमराह हो गई थी लोकसभा के चुनाव में। अब रही बात महाराष्ट्र के विधानसभा में, एनसीपी पहले सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, आज भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और आगे भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रहेगी। श्री माननीय शरद पवार साहब और अजीत दादा पवार जी, आप लोग सब मीडिया के माध्यम से भी और पब्लिक भी जानती है कि उनका कार्यशैली क्या है लोगों के प्रति। किसी भी एक कौम से, किसी व्यापारी कौम से या किसी भी मागा स्वर्गीय या जो भी कौम है, उसमें किसी भी तरह की कोई उसमें वो नहीं है। और रही बात, देखो आज जनता बहुत जागरूक हो गई है। आप लोगों ने, मीडिया वाले लोगों ने जनता को हर चीज़ बताने का काम कर दिया। अगर प्याज का भाव महंगा हो गया तो पहले लोगों को पहले कम बाद में पता चलता है, पहले मीडिया उनको घर तक पहुंचा देती है कि ये भाव महंगा हो गया। बिल्कुल। अब रह गई बात चुनाव लड़ने की, अभी चुनाव की घोषणा होने दो, फिर डिसाइड होगा कि कौन कितना लड़ेगा, कौन कितना जीतेगा, कौन क्या है। जनता जिसके साथ है वही चुन के आएगा। और रह गई बात, यहाँ ये कोई मनमुटाव मतभेद ना ही है ना था, होता तो 15 साल इतना पुराना हमारा गठजोड़ है, चलता रहेगा। अपन जहाँ पर हम जीत सकते हैं वो कांग्रेस को भी सोचना है कि जब ये सीट ये जीत सकते तो उनको देना चाहिए। चलिए, सीट देना चाहिए जहाँ से अगर एनसीपी का परफॉर्मेंस अच्छा है। लेकिन यहाँ पर चंद्रेश दुबे जी, क्या कांग्रेस डोमिनेट कर रही है एनसीपी पर? क्योंकि 2009 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 69 सीटें कांग्रेस के पास थी, 71 सीटें एनसीपी के पास थी, बावजूद इसके मुख्यमंत्री आप ही ने बनवाया था कांग्रेस ने। तो क्या कांग्रेस गठबंधन के नाम पर कहीं ना कहीं एक प्रेशर, एक डोमिनेट करने की यहाँ पे भूमिका तो नहीं निभा रही है? क्योंकि कांग्रेस को ये पता है कि यदि अगर एनसीपी अगर हमारे साथ नहीं भी लड़ती तो एनसीपी के पास में दूसरा कोई ऑप्शन है भी नहीं सिवाय अकेले लड़ो। देखिए, ऑप्शन की जहाँ तक रही बात, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इनके पार्टी का निर्णय है और इनके पार्टी के नेताओं को लेना है कि उन्हें किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है। हमें तो सिर्फ इतना पता है कि पिछले 15 सालों से, और शरद पवार जी भी कांग्रेस के ही बड़े नेताओं में थे और मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के थे, उन्हें महाराष्ट्र के एक बड़े नेता के रूप में पूरे भारतवर्ष के अंदर जाना जाता है। मैं सिर्फ आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि शरद पवार जी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जिस तरीके से 15 साल इस गठबंधन को मजबूत करने का काम किया है, आने वाले दिनों में भी हमारी अपेक्षा है कि कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर जो आने वाली चुनौती है इस विधानसभा के अंदर, शिवसेना, भाजपा या मनसे के तरफ से जो हमें मिलने वाली है, उस चुनौतियों का हम सामना करेंगे और महाराष्ट्र की जनता के सेवा के रूप में हम इस आने वाले विधानसभा में भी जीतेंगे चुनाव। लेकिन चंद्रेश जी, आप जो बात कह रहे हैं सुनने में बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे 16वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ में जितने गठबंधन वाले लोग थे, क्या हश्र हुआ?
सभी ने देखा। वो हश्र विधानसभा कम से कम महाराष्ट्र में ना हो। और यदि अगर एनसीपी इस तरह से सोचती भी है तो इसमें बुरा क्या है? इसमें बुरा क्या है? अगर एनसीपी ये सोचती है कि बॉस फेयर इनफ, आपके पास 2 सीटें, मेरे पास में 4 सीटें, मैं मांग रहा हूं, मैं डिमांड कर रहा हूं आपसे, इस बलबूते पे डिमांड कर रहा हूं कि आपसे प्रदर्शन मेरा अच्छा रहा है, तो इसमें गलत कहां है? देखिए, ये विषय मैं आप बताना चाहता हूं कि जहां जिस विधानसभा, ये लोकसभा में जिस विधानसभा में एनसीपी को लीड मिली हुई है, प्रथम दृष्टया वो उनका हक बनता है और एनसीपी के वहां पे उम्मीदवार होने चाहिए, ये हम भी मान्य करेंगे। और जहां कांग्रेस पार्टी विधानसभा में लीड की हुई है, वो कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए, चाहे वहां से एनसीपी का कोई नेता हो या कांग्रेस का हमारा कोई दिग्गज नेता हो। इस आधार पे, क्योंकि जब तक 2 जन मजबूती से नहीं आएंगे सामने और अपने मतभेद और मन मुटाव को भुलाकर फिर से एकजुट, जिस तरीके से पिछले कई वर्षों से हम काम कर रहे हैं महाराष्ट्र की जनता के लिए, उसी तरीके से इस आने वाले विधानसभा में भी हमें मिलकर चुनाव लड़ना है और महाराष्ट्र की जनता की सेवा करनी है। तिवारी साहब, क्या कांग्रेस का इस तरह का रवैया एक स्टैंड बाय मोड, एक स्टैंड बाय डिसीजन पे आके अड़ जाता है, जहां पर एनसीपी चाहकर भी वो चीजें नहीं हासिल कर पाती है जो वो अपने हिसाब से अपने पार्टी के लिए सोच विचारधारा रखती है? एनसीपी का ऐसा सिस्टम नहीं है। एनसीपी कैंडिडेट जनता के पास भेज देती है, जनता चुन के देती है। तो एनसीपी अगर कोई भी फैसला किया है या किसी भी चीज में कंप्रोमाइज किया है, हमारी सीटें ज्यादा होने के बाद भी सीएम के सीट हमने नहीं लिया, तो वो जनता के हित के लिए, बिल्कुल लोगों के हित के लिए, कि नहीं हमको सीट इंपॉर्टेंट नहीं है, लोगों के काम इंपॉर्टेंट है। हम चाहते हैं कि लोगों के काम होना चाहिए। अभी थोड़े टाइम पहले, 15 साल पहले, कुछ दूसरी पार्टियां आ गई थी, मुझे नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो उनको दूर रखने के लिए एनसीपी ने लोगों के हित के लिए जो भी कंप्रोमाइज किया या जो भी अपने आप को बोला कि नहीं, इसमें अगर लोगों का हित है, लोगों का भला है, तो चलो ठीक है, वेल एंड गुड। लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि हमें कोई डोमिनेट कर सकेगा महाराष्ट्र में। और शरद पवार साहब तो देश के लीडर हैं, ये आप लोग सब जानते हो। और रह गई बात महाराष्ट्र में भी, जब एनसीपी हमारी पार्टी बनी, हमने अकेले ही चुनाव लड़े। पहली बार हमने साथ में लड़े, बाद में हम अकेले ही चुनाव लड़ते आ रहे हैं। और अभी भी हमारा ऐसा नहीं है, हमने चुनाव जीतने के बाद हमने सपोर्ट किया है, आउट ऑफ द वे सपोर्ट किया है। लेकिन कभी कभी कुछ चीजें ऐसी हैं कि कुछ फैसले करने में दिक्कतें आती हैं। बिल्कुल, जब आप एक कांग्रेस के भाई साहब कह रहे हैं कि हमको मिलके बाकी पार्टियों के, वो तो नाम ले रहे हैं, मुझे नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, बाकी लोगों को दूर रखने के, ये फैसला हम नहीं कर सकते किसको दूर रखना, किसको दूर नहीं रखना। ये फैसला जनता करेगी। जनता जानती है कि कौन लोग काम कर रहे हैं। आज एनसीपी का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, महाराष्ट्र के गांव खेड़ा में कहीं भी, महाराष्ट्र गांव खेड़ा थाना के बाहर चले जाइए आप, कहीं भी एनसीपी नंबर 1 है, नंबर 1 थी और नंबर 1 आगे भी रहेगी। क्यों? कि एनसीपी जनता में घर घर में है एनसीपी। बिल्कुल। तो पवार साहब खुद नहीं ये कहते, ये जो लोग गली गली में कार्यकर्ता एनसीपी के हैं, वो जाकर के अपने एक सिस्टम से चैनलाइज की वार्ड अध्यक्ष से तालुका से जिला से मुंबई कमेटी, और ये सारे लोग रिपोर्ट देते हैं कि साहेब आम्ही हे आम्हाला सीट भेटली तर आम्ही जिंकून येणार आहे, आम्हाला हे सीट भेटली तर आम्ही जिंकून येणार आहे। तो वो मद्देनजर रखते नेताओं को भी, कार्यकर्ताओं की और लोगों की भावनाओं को रखना पड़ता है। बिल्कुल, यानी आपने ये तमाम चीजें जो गिनाई है कि इस तरह की एक केस स्टडी होती है, और बावजूद इसके आपका दबदबा होने के नाते आपने ये डिमांड की है, जो वाकई वो लोगों के हित में हमने फैसले किए हैं। अगर आपने हमने फैसले लिए तो किसी के दबाव में नहीं, लोगों के हित में। चलिए, आपने किसी दबाव में ये निर्णय नहीं लिया, आपके पक्ष ने, लेकिन यहाँ पर चंद्रेश दुबे जी, और ये चीज अभी भी कांग्रेस को समझना चाहिए कि लोकसभा की सीटें हमने कम लड़ने के बाद भी जीत के आए 4। चलिए, आपने कहा कि कम लड़ने के बाद में भी आप जीत के आए, लेकिन यहाँ पर अगर इक्वेशन, अगर मैं 2009 का अगर इस मुद्दे से अगर यहाँ पे थोड़ा सा सम्मिलित करूँ, तो जिस प्रकार से 2009 में 17 सीटें थी आपकी, चंद्रेश दुबे जी कांग्रेस की, और 8 सीटें एनसीपी की थी। 17 में से 15 सीटें आपको गंवानी पड़ी इस 16वीं लोकसभा चुनाव में, एनसीपी को 4 सीटें गंवानी पड़ी है इस 16वीं लोकसभा चुनाव में। बावजूद इसके आप बात मानने को तैयार नहीं है, तो फिर ये डोमिनेंट नहीं तो और क्या है, ये जिद नहीं तो और क्या है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में
एनसीपी का वर्चस्व पश्चिम महाराष्ट्र हो या महाराष्ट्र के कुछ हिस्से हो, वहां पे उनकी ग्रास रूट लेवल पे जो कार्यकर्ताओं की जो ताकत है वो हमें मान्य है। और आपने जो प्रश्न उठाया है मैं उसका जवाब देना चाहता हूं कि कांग्रेस पूरे भारत वर्ष के अंदर राजनीति करती है और हम जो यूपीए 1 और यूपीए 2 का कार्यक्रम था वो हम चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, हम उसमें कहीं ना कहीं जो हम जनता के हितों की कार्यक्रम योजनाएं हमने जनता के लिए लाए हुए थे वो हम कहीं ना कहीं हम उसमें असफल हुए उन तक पहुंचाने में, उन तक अपना प्रचार प्रसार करने में। इस मुद्दे को लेकर जो नाराजगी कांग्रेस पार्टी को झेलनी पड़ी, आपने देखा कि पिछले लोकसभा में हमें 44 सीट मिली, उस नाते महाराष्ट्र के अंदर भी उसका असर देखने को मिला और हमें 2 सीट मिली। इस नाते अगर एनसीपी हमारे ऊपर दबाव बनाने का काम करती है तो वो सरासर गलत है। पिछले 15 सालों में आप नहीं, मैं किसी की खिलाफत यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ या मुखालफत नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, या किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मुझे भी इतना समझ में आता है, एक आम इंसान को, वो भी कार्यकर्ताओं को भी इतना समझ में आता है कि बहुत चलते सूरज को दुनिया सलाम करती है। जो पार्टी सबसे ज़्यादा लीड में है क्यों ना उसको एक लीडरशिप दिया जाए, या लीडरशिप भी नहीं तो एटलीस्ट 50-50% का मार्जिन तो रख सकते हैं कि नहीं सकते? क्या ये जायज़ नहीं है चंद्रेश, आप बताइए। मैं सर आपको यही बताना चाहता हूं कि सीट शेयरिंग का जो भी डिसीजन होता है वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी जिस तरीके से हमारे भाई साहब ने बताया कि वार्ड स्तर, तालुका स्तर, जिला स्तर, उसके बाद स्टेट लेवल से जो रिकमेंडेशन, जो नाम जाते हैं कि ये सीट्स पे अगर कांग्रेस कंटेस्ट करेगी तो ये इस पे जीत सकती है, या इस पे हम अगर हमारी युति के पक्ष के लोगों को जिन्होंने इस गठबंधन सरकार में अपना समर्थन दिया हुआ है उनके उम्मीदवारों को लड़ाएंगे तो वो जीत सकते हैं। इसकी एक रिपोर्ट तैयार करके स्टेट की तरफ से वो हमारे एआईसीसी में जाती है। एआईसीसी के जो हमारे इंचार्ज हैं, जनरल सेक्रेटरी जो रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो कांग्रेस की अध्यक्षा को, कांग्रेस के उपाध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं। उसके बाद डिसीजन लिया जाता है कि मित्र पक्ष के लोगों को कितनी सीट देनी है और खुद कितनी सीटों पर कंटेस्ट करना है। तो आने वाले विधानसभा में आप देखेंगे कि जिस तरीके से पिछले बार भी एक बैलेंस की भूमिका बनाते हुए कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और जो मित्र पक्ष हमारे साथ में जुड़े हुए थे उन सबको एक साथ में लेकर कांग्रेस पार्टी ने और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र के अंदर अपनी सत्ता लाई। उसी तरीके से आने वाले विधानसभा में भी आपको ये काम देखने को मिलेगा। आपने जो हवाला दिया इसके मुतल्लिक यहाँ पर सत्यकांत तिवारी जी, मैं आपसे यहाँ पे जानने की कोशिश करूँगा, क्या इस बात का गिला शिकवा है कि क्यों हमारा गठबंधन है कांग्रेस के साथ में 16वीं लोकसभा चुनाव के बाद? देखो, और क्या ये खौफ, ये डर है कि दोबारा अगर इनके साथ जाएंगे तो फिर वही खतरा तो नहीं है जो 16वीं लोकसभा में चुनाव में हुआ? कोई कांग्रेस एनसीपी को चुन के देती नहीं है जी, चुन के देते हैं लोग जी, जनता जी, जनता एनसीपी के साथ है जी, और रहेगी जी, क्योंकि घर घर में एनसीपी का कार्यकर्ता जाता है जी, और उनकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करता है। अब रह गई बात ये डिसाइड करना क्या नहीं करना, हमारी इलेक्शन कमेटी बनेगी, उसमें डिसाइड होगा कि युति करना है नहीं करना है, ये साथ में लड़ना है नहीं लड़ना है, कितनी सीटें लड़ना है, वो हाईकमान का काम है। पर जो अभी बेसिक बातें हैं, बेसिक मुद्दा है कि जनता के अंदर, लोगों के अंदर सीटें कितनी लड़नी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें जनता और कार्यकर्ता जुड़े होते हैं तो उनकी अपेक्षा होती है। एक कार्यकर्ता पदाधिकारी होता है, वो कुछ नहीं कर, वो उसके पास कोई पद नहीं रहता तो लोग उसको प्रोत्साहन करते हैं, उसको बढ़ाते हैं कि नहीं आप इतना ऐसे काम करते हो तो अगर आप चुन के आओगे तो कुछ काम करोगे तो आप लड़ो, तो उसके भी दिल में इच्छा जागती है। वार्ड अध्यक्ष भी चाहता है कि मैं नगर सेवक बनूं, नगर सेवक चाहता है मैं एमएलए बनूं, तो उसको बनाने वाला कौन है? लोग, जनता। तो ये सब वो डिसाइड करेंगे कि किसको कितनी सीटें जिता के देना है, किसको कितनी सीटें नहीं जिता के देना। लेकिन ये इक्वेशन, ये आंकड़े मुझे कुछ समझ में नहीं आते हैं। हमेशा एनसीपी को 117 सीटें दी जाती है और 171 सीटें जो है ये कांग्रेस लड़ती है। इसका इक्वेशन क्या है? नहीं, कांग्रेस को ये चीज़ अब सोच लेना चाहिए ना कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए कि नहीं। मैं ये नहीं कहता हूँ, कांग्रेस पूरे देश में बहुत सारा काम किया है, बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ में लाए हैं, लेकिन क्या होता है कि बहती हुई नाव में ना काफ़ी लोग डूब जाते हैं। हमको ये कोई डर नहीं है, ये चीज़ कांग्रेस का विषय है, वो अपने कमेटी में और अपने कार्यकर्ताओं में, अपने लोगों में जान फूकनी चाहिए और अपने लोगों को दिशा निर्देश, सही दिशा और सही लोगों का गाइड लेना चाहिए।
क्या क्या चंद्रेश, कांग्रेस अब तक का 16वीं लोकसभा चुनाव के उस खौफजदा हार से उभर भी पाई है या नहीं? क्या उसका फोकस और विजन क्लियर है विधानसभा चुनाव के बारे में है भी या नहीं? या क्यों अब तक का दोनों गठबंधन जो पिछले 15 साल से, क्यों इसमें खटास है? सर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कि ये जो आप खौफजदा हार की बात कर रहे हैं, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में चुनाव एक राष्ट्रीय पर्व होता है। जनता का जो डिसीजन है वो सर आंखों पर हम उसे मान्य करते हैं, और जो उन्होंने हमें विपक्ष में बैठकर सरकार के उठाए हुए जो गलत कदम है उस पर उसे मजबूती के साथ घेरने की और रोकने की जो हमें उन्होंने डिसीजन दिया हुआ है, हम उसको बखूबी निभाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की सरकार, कांग्रेस एनसीपी की सरकार ने जनता के हित में ही काम किया है। आपने देखा कि किस तरीके से मेट्रो 1 का उद्घाटन सीएम और अजीत पवार जी ने किया। उसी तरीके से 2 दिन पहले ही महाराष्ट्र चेंबूर में पांजरापोल से घाटकोपर तक का जो इतनी ट्रैफिक की समस्याएं होती थी, जो कई वर्षों से लंबित पड़ा हुआ रोड था, उसे उन्होंने शुरू करवाया, फ्लाईओवर शुरू करवाया। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि विकास और निर्माण के कामों में इसी तरीके से तेज गति आएगी और फिर से कांग्रेस और एनसीपी महाराष्ट्र के अंदर अपनी सेवा देंगे। हम इस पूरी आप सेवा देंगे बिल्कुल, लेकिन सेवा देने के लिए लोगों ने आपको चुन के भी देना चाहिए। ये सबसे बड़ा अहम मसला है। और ये मसला इसके लिए, अगर इक्वेशन, अगर 48 सांसदों का अगर हम आकलन करें तो कुल मिला के यदि मान के चलिए कि आपके पास में 4 सांसद है, सत्यकांत तिवारी जी, एक सांसद के जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें 6 विधायक आते हैं, तो अगर 6 चौक 24 अगर विधायक अगर चुन के भी आते हैं एनसीपी के, और कांग्रेस के महज 2 सांसद है, इसके मुताबिक ये मान के चलिए अगर पूरी ताकत भी लगाई दी जाए उस कॉन्स्टिट्यूंसी में तो लगभग 12 और ज्यादा ताकत है, तो इससे बेहतर थोड़ा और 50% आप इसका मार्जिन ऐड कर लीजिए। मेरी बात, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स है यहाँ पर। नगर पालिका जी, स्टेट और सेंट्रल जी, इनको किसी चीज से कंपेयर नहीं किया जा सकता जी। बीएमसी के चुनाव होते हैं, शिवसेना बीजेपी आती है जी। महाराष्ट्र के चुनाव 10 साल से 15 साल से आपने देखा है 3 टर्म में राष्ट्रवादी और कांग्रेस सरकार बनाई है। जी। वो किस तरह से कैसा क्या चल रहा है, कितना काम किया है, वो सबके माध्यम से मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लोग पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं, घर घर में बहुत सारे चैनल हो गए, जाते हैं। अब रह गई बात, हर चीज को हर चीज से तुलना नहीं की जा सकती है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ग्राम पंचायत से लेके नगर सेवक से लेके हर जगह पर नंबर 1 है, नंबर 1 थी, और जनता के दुख और दर्द में नंबर 1 रहती है, और जनता उनको नंबर 1 पे रखेगी। और रही गई बात, ये कॉन्फिडेंस है आपका? ये जनता का कॉन्फिडेंट है, हमारा नहीं। हमको जनता मिलती है, हम जनता के बीच में रहता हूं तो मुझे इतना पता है। हम जनता के बीच में, जैसे हमारे जैसे सैकड़ों और हजारों कार्यकर्ता मुंबई में है और ऐसे ही गांव खेड़ा में है, और वही रिजल्ट भी आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज एक दिन का मैं रिजल्ट बता रहा हूं, लेकिन आप पुराना 99 से रिजल्ट की बात करूं यहाँ पे सत्यकांत तिवारी जी, तो शरद पवार भी इस रिजल्ट से काफी खुश नहीं है, क्योंकि 8 सीटों का बताया ना, उनका आकलन था लगभग कम से कम 8 से 12 या 14 तक का पहुंचती। उसके पीछे का 2-3 कारण है, वो आप लोग भी जानते हो, और हमारे पार्टी के काफी लीडरों ने उस चीज को माना भी है और एक्सेप्ट किया है। जनता कुछ कारणों से, कुछ सही डिसीजन ना हो पाने से, या कुछ चीजों को लेकर के तकलीफें हुई हैं, उनको कुछ तकलीफें जनता नहीं समझ सकी, और जनता उन चीजों को उन गुमराहों में आ गई है। वो अभी सामने आ जाएगा। एक 2-3 महीना तो देखो, जो बड़े बड़े बहुत इमोशनली कार्ड खेला गया है, बहुत उनको भावनात्मक अपनी तरफ खींचा गया है, वो अभी सब 2-4 दिन में गैस का भाव बढ़ना, डीजल पेट्रोल का भाव बढ़ना, प्याज का भाव शुरू हो गया बढ़ना, कांदे का, तो ये सब चीजें ना सब 6 महीना में आ जाएंगी। वो जो गुमराह हो गया, ये किसी को ये नहीं था। एक इमोशनली जो कार्ड खेला गया है ना, वो इमोशनली कार्ड सब 6 महीना के सामने बाहर जनता ला देगी। जनता जितना प्यार देती है ना, उतना प्यार रास्ते पे लाके निकाल देगी। लेकिन ये तो वही बात हो गई कि तुम्ही ने दर्द दिया, अब तुम ही इलाज की बातें कर रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। सत्ता तो आप ही की थी सेंटर में। देखिए मेरी बात, वहां पे अगर आप कुछ छोड़ोगे खजाने में तो ही ना देश चलेगा। यहाँ तो खजाने में कुछ है ही नहीं। फिजिकल डिफिसिट में आप खजाने की बात करना था ना प्रशांत जी, तो थोड़ा शिवसेना वाले और बीजेपी वालों को भी बुलाना था, तो हम जरूर उनको खजाने का बीएमसी से लेके सेंटर का, बीएमसी से लेके नगर पालिका से लेके
दिल्ली तक का की बात करता था। अगर शिवसेना और बीजेपी वाले बुलाते तो हम उनको, महाराष्ट्र में भी उन्होंने एक बार उनको सत्ता का सुख दिया था, जनता ने मौका दिया था, और एक बार दिल्ली में भी दिया था। और अभी जो इमोशनली कार्ड खेला गया और उनको बेवकूफ बनाया गया, वो अभी 6 महीने में सामने आ जाएगा। और आप लोग ही बैठोगे, और अगर हो सके तो मुझे भी बुलाइएगा। नहीं कि मैं बीजेपी या शिवसेना को मैं ये नहीं बुलाया, बता रहा हूं। लेकिन आजकल जो मेरा मसला है क्या किया कि गया कांग्रेस और एनसीपी खेमे में सीटों को लेकर टकराव है। उनकी सीटें का टकराव होगा तब मैं उनको दावा दूंगा। एक जो मुमर फैलाया गया, एक जो इमोशनली कार्ड खेला गया, बड़े बड़े वादे किए गए, बहुत बड़ी बड़ी चीजें दिखाई दी गई हैं, जो बहुत पवित्र नदियां हैं उनका नाम ले करके उनको इमोशनली किया गया है। जिस देश की जो चीज को बहुत लोग प्यार करते हैं, जैसे उत्तर भारत की तरफ गंगा नदी को बहुत लोग मानते हैं, माँ का दर्जा देता है, तो उसकी कसम दिलाई गई है। कहीं दूसरी कावेरी उधर गए तो कावेरी नदी का ले लिया, यमुना गुजरात में चले गए तो यमुना चले गए। लेकिन मैं एक ही आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ प्रशांत जी, मुझे एक क्वेश्चन पूछिए, ये कभी मौका मिले तो आप मेरे माध्यम से, ये आपके माध्यम से उनसे पूछिएगा कि गुजरात में क्या भाव कांदा चल रहा है। अगर मुंबई में 28 रुपया तो गुजरात में क्या है? 15 साल नरेंद्र मोदी अखंड राज किया गुजरात में, छोटे से स्टेट में, जबकि वो समुद्र के चारों तरफ इतने सारे बंदरगाह हैं, उसके बावजूद जो भिंडी 40 रुपया 50 रुपया किलो मुंबई में बिकती, वही भिंडी वहां भी 45 रुपया किलो बिकती। क्यों? चलिए मैं जोड़ना चाहता हूं, मेरे मित्र जो बोल रहे हैं नहीं यहाँ पर गुजरात के अंदर आज की परिस्थिति आप उठा के देख लीजिए, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि उत्तर प्रदेश में जो हालात है उसे मीडिया बढ़ा चढ़ाकर दिखा रही है, उसी तरीके से गुजरात के अंदर आप देख लीजिए कि आसाराम बापू के केस में जो मुख्य गवाह थे, उनके क्लिनिक में घुसकर उनके ऊपर हमला हुआ और कुछ दिन पहले उनकी डेथ हो गई। एक दूसरा गैंग रेप आप देखेंगे कि सूरत में किस तरीके से गैंग रेप की एक बाढ़ सी आ गई है। और अब मैं नरेंद्र मोदी को पूछना चाहता हूं कि इसी गुजरात मॉडल को आपने लोगों को दिखाकर, आप देश के लोगों को गुमराह कर आपने वोट मांगा और केंद्र में आप स्थापित हुए। अब आप डीजल के भाव देख लीजिए, आप आज जो हमारे मित्र ने उठाया एनसीपी के, आप कांदा का आप भाव देख लीजिए, आप बटाटे के भाव देख लीजिए, बढ़ती हुई महंगाई का आप रेशियो देख लीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है उठाना बहुत जरूरी है, और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम आने वाले महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में उतरेंगे और फिर से महाराष्ट्र की जनता का दिल जीतेंगे। नहीं चंद्रेश जी, आप बिल्कुल दिल जीतिए, आपको पूरा हक है। न जाने क्यों मैंने आप लोगों से सिर्फ आपके पार्टी के सीटों को लेकर बात कर दी थी। बात जब शुरू हुई अब बहुत दूर तक का पहुंच ही गई है, लेकिन इतने दूर तक का पहुंच गई है कि कहीं ना कहीं आप दोनों की बातों से कहीं ना कहीं ऐसा जो 16वीं लोकसभा चुनाव की जो एक फ्रस्ट्रेशन है, एक डिप्रेशन है, एक जलन नहीं बोलते, कम से कम मैं आप दोनों से ये तो गुजारिश कर ही सकता हूँ एक मेहमान के तौर पे, थोड़ा वक्त तो दिया जाए उनको। अभी तो सत्ता ली है, अरे सर अभी तो 6 महीना तो 6 महीने मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने तो यही कहा, क्या बोल रहा हूँ, आपने पहले ही क्वेश्चन उठा दिया, ये बहुत अर्ली स्टेज में आप कह रहे हैं। 6 महीने के बाद मैंने ये नहीं कहा कि रिजल्ट चाहिए था, मैंने कहा कि उन्होंने जो बहुत सारी दिल में या समुद्र या गंगा नदी का या माँ का दर्जा दे करके इमोशनली कार्ड जो खेले गए हैं, 6 महीना रुकिए, यही जनता सड़क में ला करके उसका फैसला करेगी। आपका आकलन है, मैंने आपका अंदाजा है। नहीं, मेरा अंदाजा नहीं, मेरा तजुर्बा है, मेरा तजुर्बा है जी, तजुर्बा है मेरे पास में। चलिए वक्त की यहाँ पर पाबंदी है, लेकिन मेरा तजुर्बा है, आखिरी में आपका तजुर्बा है। चंद्रेश क्या कहना चाह रहे, 1 लाइनर प्लीज, मेरे पास वक्त की पाबंदी है। आपने आज जिस मुद्दे पर मुझे बुलाया, मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि आने वाले दिनों में भी महाराष्ट्र में हम गठबंधन के रूप में जो पिछले 15 वर्षों से एनसीपी ने हमारा साथ दिया, उसी तरीके से आने वाले भी इस विधानसभा में एनसीपी हमारा साथ देगी। इसी विश्वास के साथ हम एनसीपी के गठबंधन को लेकर महाराष्ट्र की जनता के बीच में जाएंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों की बातों से कि रिश्ते भी ऐसे हैं कि तू दाल दाल में पाद पाद। चलिए आपके रिश्ते बरकरार रहे, महाराष्ट्र के लिए अच्छा होगा, लोगों के हित के लिए अच्छा होगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आज भी सवाल वही के वही कायम है, क्या एनसीपी और कांग्रेस खेमे में कब सुलझेगा ये मसला, सीटों के बंटवारे? कोई मसला उलझा ही नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सत्यकांत तिवारी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चंद्रेश दुबे जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सीटों के बंटवारे की क्या कुछ तस्वीर होगी आने वाले विधानसभा चुनाव में, उन तमाम तस्वीरों से आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही, मुझे दे अनुमति, लेकिन खबरों का सिलसिला लेमन न्यूज पे बदस्तूर जारी रहेगा।